जय हिंद विद्यार्थियों। एजे मैथ क्लासेज पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास 10th में साइंस सब्जेक्ट को अध्ययन करेंगे और साइंस सब्जेक्ट में आपके 3 पार्ट हैं, जिसमें आपका रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और बायोलॉजी है, जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान शब्द जो आपका है, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सेंटिया से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान या जानना। विज्ञान किसे कहते हैं? हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित होता है उसके क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है। विज्ञान में 3 पार्ट हैं, जिसमें आपका रसायन विज्ञान के जनक लेवेसियर हैं और भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं न्यूटन जी हैं और जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तू हैं। अब हम लोग भौतिक विज्ञान में पहला जो अध्याय है भौतिक विज्ञान का, वह आपका है प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। कहने का मतलब है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उस टॉपिक में पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश क्या होती है? प्रकाश क्या होती है, जिसे हम लाइट कहते हैं। प्रकाश यदि ना हो तो हमें कोई वस्तु ना दिखाई देगी। प्रकाश यदि है तो हमें वस्तु दिखाई देगी, और प्रकाश के साथ साथ आपका परावर्तन का नियम भी होता है। प्रकाश वह भौतिक कारण है जो हमारे आँखों को संवेदित करता है, वही प्रकाश है। अथवा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, वही हमारा प्रकाश है। ठीक है। आगे देखते हैं। नोट में है प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक होता है और 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। नोट पॉइंट 2 है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश का परावर्तन सर्वप्रथम हम लोग जान लेते हैं कि जो आपका 10th का सिलेबस है, ठीक है, क्लास 10th का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, और जो छोटी मोटी जानकारियां होगी वो भी हम छोटे मोटे जानकारियों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, ताकि आप लोग अदर्स एग्ज़ाम्स के लिए भी आप तैयारी कर सकें। ठीक है। फोकस तो क्लास 10th के लिए ही रहेगा, क्योंकि यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम रहता है। ठीक है। आगे चलते हैं। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, जो 6 नंबर का आता है लॉन्ग क्वेश्चन में। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको पता होना चाहिए। जब प्रकाश है तो प्रकाश है तो परावर्तन भी है, परावर्तन है तो वस्तु आपको दिखाई देगी। अब कोई आपके पास कोई समतल दर्पण हो, ठीक है, जो एक तरफ कलई किया गया हो। अब उस पर आप कोई भी प्रकाश डालिए तो वह टकरा के वापस उसी के माध्यम में वापस चली जाती है। जैसे आप मान लीजिए आपको प्रैक्टिकल करना है, तो आप बहुत बचपन में प्रैक्टिकल किए होंगे। किसी को चिढ़ाने के लिए आप लोग घड़ी का इस्तेमाल करते हो क्लास में, और धूप के सामने आप घड़ी को ऐसे करते थे तो उसकी जो वहाँ से रोशनी, सूर्य की रोशनी आती थी, घड़ी से टकरा के फिर किसी के पास जाती थी। उसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। कहने का मतलब ये किसी समतल दर्पण से कोई भी किरण आती हुई और एक बिंदु से टकरा के दूसरे माध्यम में चली जाती, उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जब हम प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकनी तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जो आपका क्या है, एक तल है, ठीक,
अब जो किरण आती है, जो किरण आती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं, और एक बिंदु से टकरा के दूसरी ओर चली जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं, और जहाँ पे टकराती है उसी को हम आपतन बिंदु कहते हैं। उसी आपतन बिंदु पर हम एक अभिलंब मान लेते हैं, अभिलंब मान लेते हैं तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है, जिसका नाम एक आपतन कोण होता है, एक परावर्तन। आपतन कोण को हम आई से डिनोट करते हैं, परावर्तन कोण को हम आर से डिनोट करते हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी फिगर को हम लोग बढ़िया से बाकायदे से इसको लिखेंगे ताकि हमें नंबर प्राप्त हो सके। तो हम मान लेते हैं माना प्रकाश की एक किरण ए बी है। ए बी आपको क्या है, प्रकाश की किरण है जो समतल दर्पण M1 और M2 पर गिरता है। यह किरण दर्पण से परावर्तित होकर उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा BC में चली जाती है। दर्पण में गिरने वाली किरण AB को आपतन किरण कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। तथा परावर्तन से प्राप्त किरण BC को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण दर्पण के उस बिंदु B पर गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु B से दर्पण के लंब रेखा BN को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण I तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब यहाँ पे एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। हमने बताया क्या, एक समतल दर्पण है, उस समतल दर्पण पर एक प्रकाश की किरण आती है जिसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण, और फिर इस बिंदु से टकरा के उसी माध्यम में चली जाती है उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक, अब इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। आप लोग बोलते रहिए ताकि याद होता रहे। अब इसी आपतन बिंदु पर हम क्या करेंगे, एक अभिलंब डाल देंगे। ठीक, इसका नाम क्या हो जाता है, अभिलंब। अब इस जब अभिलंब डालते हैं तो इस कोण को आपतन किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के बीच बना कोण परावर्तित किरण। बस हो गया, काम खत्म, टाटा। अब आगे देखिए, आगे देखते हैं परावर्तन के नियम कितने होते हैं। दो नियम होते हैं। आपको प्रथम नियम बताया गया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। कहाँ, आपतन बिंदु पर। एक नियम ये हो गया। दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण ये आप सदैव क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। यदि आपका ये 50 डिग्री है तो भी 50 डिग्री होगा, यदि आपका 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगा। ठीक है, ये दोनों हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आगे आते हैं, ये आपका परावर्तन का नियम खत्म हो गया। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, परावर्तन कहाँ कहाँ हो सकता है। अब हम जान लेते हैं परावर्तन कहाँ कहाँ। आपके दैनिक जीवन में यदि परावर्तन ना हो तो आप कोई वस्तु दिखाई ही नहीं देगी। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे सामने जो वस्तु रखी है वो हमेशा सबसे पहले हमारा आँख ही देखता है। ऐसा नहीं होता। जब आपके इन्वायरमेंट में प्रकाश होगा या आपके पास कोई लाइट है, हम कोई वस्तु देखना चाहते हैं, सर्वप्रथम वह लाइट हम क्या करते हैं, उस वस्तु पर डालते हैं। या मान लीजिए कोई सूर्य की किरण है, दिन में हमारे पास कोई वस्तु देखनी है तो सबसे पहले वो वस्तु पर लाइट जाती है। उस वस्तु पर लाइट जाने के बाद वहाँ से परावर्तन होता है। परावर्तन के बाद आपके पास आँख पे आता है, तब जाके आपको वस्तु वह दिखाई देता है। और यह क्रिया इतनी तेज़ी से होती है कि हम पता नहीं लगा पाते हैं कि वह हमारे आँख से दिखाई दे रही है कि परावर्तन हो के दिखाई दे रही है। ठीक है, तो परावर्तन के नियम यही हैं कि इसके एग्जाम्पल यही है कि जो दैनिक जीवन में जो वस्तु हम देखते हैं वही परावर्तन है। यदि परावर्तन नहीं है तो आपको वस्तु नहीं दिखाई देगी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रतिबिंब सभी लोग परिचित हो प्रतिबिंब से। प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहते हैं इमेज। प्रतिबिंब सभी परिचित है भाई, जो आपकी परछाई वही प्रतिबिंब है। और क्या है, जो आपकी परछाई वही प्रतिबिंब है, बस काम खत्म। यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात
किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है वही प्रतिबिंब है, अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, जो बिंदु, जैसे हम खड़े हैं, हमारे ऊपर क्या आ रही है? प्रकाश। अब इससे प्रकाश क्या परावर्तन हो कि हमारा जो पीछे बनता है वही क्या है? प्रतिबिंब है। आगे बनता है प्रतिबिंब है, नीचे बनता है प्रतिबिंब है, बस। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका रियल इमेज होता है, एक आभासी इमेज होता है, यानी कि वर्चुअल इमेज होता है। ठीक है, तो वास्तविक इमेज क्या है, यानी कि रियल इमेज क्या है? यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पे लिया जा सकता है। ठीक है, ये आपका रियल इमेज हो गया। पर्दे पे जो आप लोग देखे होंगे क्या बोलते हैं उसको, जिसे हम लोग जैसे प्रोजेक्टर जो होता है, प्रोजेक्टर वो रियल इमेज होता है। प्रोजेक्टर को हम पर्दे पे दिखा देते हैं ना, वही आपका रियल इमेज है। अब आगे देखिए आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज क्या होता है? वर्चुअल इमेज क्या होता है? यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, इसे हम इसका फोटो खींच सकते हैं केवल। ठीक है, ओके। जैसे आपका क्या है, हम लोग शीशा मिरर में देखते हैं ना, मिरर में वो आपका आभासी प्रतिबिंब होता है। हम केवल क्या कर सकते हैं? उसको देख सकते हैं बस, और कुछ नहीं। फोटो खींच सकते हैं, उसको पर्दे पे नहीं दिखा सकते। अब हम देखते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण से आप परिचित हैं, आपके घर में मिरर है, वही समतल दर्पण है। ठीक है, समतल दर्पण आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन जो आते हैं उसको देख लिया जाए। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के कुछ मुख्य लक्षण हैं। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है, बराबर होता है तथा सीधा होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आपकी जो दूरी है समतल दर्पण से, उतनी ही दूरी आपके प्रतिबिंब पीछे भी बनती है। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के ही बराबर होता है। जितना आपका वस्तु है, प्रतिबिंब भी उतना बड़ा ही बनाएगा। अतः प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है? हमेशा एक होता है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा? एक होगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जिसकी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखा है, ये आपको बता दिया गया। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होती है, अर्थात वस्तु का बायां भाग दायां भाग प्रतीत होता है और दायां भाग बायां भाग पर। आप जानते ही, आप शीशे के सामने आप खड़े हो जाइए, आपका दायां बायां बनेगा, आपका बायां दायां बनेगा। ठीक है, सीधा ही बनता है, आभासी ही होता है। किसी व्यक्ति को समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना हो, किसी व्यक्ति को समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। यानी कि अगर आप अपना पूरा लंबाई देखना है दर्पण में तो आपकी जो हाइट होगी, ठीक है, दर्पण की जो ऊंचाई होगी वो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सब समाप्त हो गया। ठीक, अगला ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण का मतलब ये है कि आप एक गोला ले लीजिए कांच का, अब उस कांच के टुकड़े को आप 2 भागों में काट लीजिए। एक यहाँ पे काट लीजिए, एक यहाँ से काट लीजिए, चाहे एक ऊपर से काट लीजिए चाहे नीचे से काट लीजिए, आपको दर्पण की तरह मिलना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक गोलीय दर्पण को हमने इस तरीके से काटा है, एक गोलीय दर्पण को हमने इस तरीके काटा। ठीक, और इस हम उभरे हुए भाग को जो पेंट कर देते हैं, उभरे हुए भाग को पेंट करते हैं तो ये जो दबा हुआ भाग होता है ये परावर्तक तल बन जाता है। और हम क्या कर देते हैं, ये अगर हम दूसरे वाले को हम अंदर वाले भाग को पेंट कर दें, ठीक है, तो उभरा हुआ क्या हो जाएगा, वो परावर्तक बन जाएगा। तो जो उभरा हुआ पेंट किया जाता है उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, यानी कि अंदर का भाग परावर्तक तल हो वो क्या है, अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। और जो उभरा हुआ भाग क्या हो, परावर्तक तल हो, वो
वो क्या हो है कनकेव कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। ठीक है। अब कोई गोलीय दर्पण है, कोई गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का आधा भाग काट दिया जाता है, उसके तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड, पारा जो होता है पारा Hg, उसकी कलई की जाए या लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, और दूसरा तल परावर्तक होता है। जैसे आपको बताया गया कि ये क्या है, अगर हम बाहरी भाग को, उभरे हुए भाग को हम कलई या पेंट कर दें तो अंदर का धंसा हुआ भाग क्या बन जाएगा, परावर्तक तल। और यदि हम यही अंदर के भाग को परावर्तक तल पेंट कर दें तो उभरा हुआ क्या बन जाएगा, परावर्तक तल। जो धंसा हुआ भाग परावर्तक होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण। और जो उभरा हुआ भाग परावर्तक होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण। अब इसकी हम परिभाषा देखते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक कनकेव, एक कन्वेक्स। अवतल दर्पण कनकेव मिरर। अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का भीतरी तल क्या है, परावर्तक तल। यही तो समझाया गया। देखिए यही आपका चित्र बना है। ये वाला भाग क्या है, कलई किया गया है बाहरी वाले भाग को, और अंदर वाला भाग क्या बन गया, परावर्तक। और इस दोनों मिरर के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव। और इस ध्रुव से हम लोग, अब एक गोला हमने काटा था, इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है। और ध्रुव से हम वक्रता केंद्र से होते हुए जो रेखा खींची गई उसे हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है। अब आते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का बाहरी तल परावर्तक तल होता है। अब यहाँ पे देखो उभरे हुए तल ना, हमने धंसे हुए भाग को क्या कर दिया, पेंट कर दिया, और उभरा हुआ भाग क्या हो गया, परावर्तक। इसमें भी क्या है, ये आपका ध्रुव हो गया, और ये क्या है, गोले का सेंटर हो गया, और ये क्या है, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, ओके। आगे देखते हैं। समझ में आ रहा है तो भाई सेशन को शेयर करिए और लाइक कीजिए और आनंद लीजिए। ठीक है। अब आगे देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या हैं। अब गोलीय दर्पण है भाई, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हैं। हमने बताया कि ना, एक गोला ले लीजिए कांच का, और इसमें आप क्या करिएगा, ऊपर वो भाग को क्या करिए, पेंट कर दीजिए, और अंदर क्या बन जाएगा, परावर्तक तल बन जाएगा। और बीच का जो सेंटर है उसे हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो यही तो लिखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता को क्या बोलते हैं, कर्वेचर। सेंटर, केंद्र हो गया। उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो उस गोले के केंद्र, गोला यही था कांच का, तो सेंटर यही बनेगा, इसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। सिंपल सी बात है भाई, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है। अगला है, अब हम क्या करते हैं, वक्रता त्रिज्या क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उस गोले की त्रिज्या को जो दर्पण का एक भाग है, दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। CP से इसको दर्शाया गया। ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं, ये आपका क्या है, गोले का सेंटर था, वक्रता केंद्र जिसे कहें। सभी को पता है कि केंद्र से वृत्त की सतह की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो इसी से क्या इसका नाम हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया। सिंपल सी बात है भाई, CP से डिनोट किया गया। अगला है ध्रुव। ध्रुव क्या है, पोल। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। सिंपल सी है। इसको हमने काट लिया, गोलीय दर्पण से हमने काटा, इसको क्या एक भाग काट लिया, ये क्या मिल गया, मिरर मिल गया। अब इसको M1 कर दीजिए, M2 बोल दिए, ये मिरर हो गया। और इसी मिरर के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे, मिड पॉइंट, पोल। ठीक। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, आपको बताया गया ना, पोल से सेंटर की से होते हुए जो रेखा गई वही मुख्य अक्ष है। यही मुख्य अक्ष है भाई, पूरी मुख्य अक्ष है। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, जिसे हम C से दर्शाया गया है। आगे देखते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य अक्ष
या मुख्य फोकस कहते हैं, इसे हम एफ से प्रदर्शित। सिंपल सी बात है भाई, देखो इधर समझो इधर हमने क्या गोलीय दर्पण को एक भाग काट लिया। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, ठीक, सभी पता है। M1 हो गया, M2 हो गया, इन दोनों के मध्य बिंदु को पोल और इसके मध्य बिंदु को सेंटर, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या। ये जो वक्रता त्रिज्या हो गई ना, इसी वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे, जिसे हम मुख्य फोकस है आपसे डिनोट किया। अब इस फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी बोलेंगे, ठीक, क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। आगे चलते हैं, चित्र देख लीजिएगा, चित्र बना है सब, ठीक है। आगे है दर्पण का द्वारक, बता ही दिया गया। अपेचर ऑफ मिरर आपको बता ही दिया गया। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, जिसे M1 और M2 से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है? दर्पण का द्वारक है, M1 और M2, ठीक। फोकस दूरी भी बता दिया गया भाई, फोकस दूरी आप लोगों को बता दिया। फोकल लेंथ हो गया। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, इसे F से डिनोट करते हैं, ऊपर ही बता दिया गया, ठीक। यहाँ पे देखिए, इस फोकस की जो आपकी वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र, ये ध्रुव है, और इस मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? इस मध्य बिंदु को हम लोग फोकस बोलते हैं। अब फोकस और ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस और मुख्य फोकस, ध्रुव और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी, बता दिया गया भाई। आगे देखते हैं, अगली हेडिंग है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी है 2 नंबर का आता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में, भैया देखो हमने यही तो बताया है। ये देखो पेंट कर दिया गया, ये आपका पोल हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये दूरी हो गया। अब यहाँ से ये बताओ, जब हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? वक्रता त्रिज्या, और इसके मध्य बिंदु को क्या कहें? फोकस। हम क्या पूछ रहे हैं? दर्पण की वक्रता त्रिज्या से फोकस दूरी में संबंध। तो फोकस दूरी तो यही है भैया, है कि नहीं? और वक्रता त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं ये पूरा कितना है? R, और ये कितना है? ये पूरा कितना है? R, और ये कितना हो जाएगा? 2F, यानी कि F = R/2। जो फोकस है वो त्रिज्या का आधा है तो है। चलो आगे देखते हैं। तो कहने का मतलब यही है, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो फोकस दूरी वक्रता केंद्र की त्रिज्या की आधी होती है। 2 नंबर का आता है भैया, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। क्लास को शेयर करिए और अच्छे से पढ़िए। ना समझ में आए एक बार दोबारा देखिए, आपको समझ में आएगा। और इसकी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।